20 वर्षीय शैली नांस के बेडरूम में हुई त्रासद घटना ने टेक्सास के शांत शहर लेक हालेंस में हैरानी और भ्रम पैदा कर दिया। निवासी ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ था और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने जांच शुरू की और जवाबों की तलाश में युवती के परिचितों की सावधानीपूर्वक जांच की। जांचकर्ताओं और मामले में शामिल सभी लोगों ने विभिन्न परिकल्पनाएं और संदेह व्यक्त किए। कुछ सबूत जो शुरू में निर्णायक लग रहे थे केवल जांच को भ्रमित कर रहे थे और सच्चाई की खोज के क्षण को विलंबित कर रहे थे। क्या पुलिस इस रहस्यमय मामले को सुलझाने और दोषी को ढूंढने में सफल होगी? लेक हालेंस व्यस्त डलास का एक उपनगर जो अपनी गगनचुंबी इमारतों और वित्तीय शक्ति के लिए जाना जाता है, एक बिल्कुल अलग चित्र प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पारंपरिक पारिवारिक मूल्य प्रचलित हैं और आरामदायक माहौल है। शहर पिछली सदी के 50 और 60 के दशक में बने अपने घरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप सुव्यवस्थित टेनिस कोर्ट देख सकते हैं और बच्चों को घरों के सामने हरी घास पर खेलते हुए देख सकते हैं। गर्मियों में आप अक्सर युवा उद्यमियों को सड़क पर सीधे घर का बना लेमोनेड बेचते हुए देख सकते हैं। यह क्षेत्र हमेशा से रचनात्मक युवाओं को आकर्षित करता रहा है। कई लोग यहां डलास कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ने आते हैं, जो अपने उच्च शैक्षणिक स्तर के लिए जाना जाता है। शहर के एक सुंदर हिस्से में स्थित यह पूरे डलास में अच्छी तरह से जाना जाता है। 2009 में 20 वर्षीय शैली नांस यहां पढ़ रही थी, जो एनिमेशन कलाकार का पेशा सीख रही थी। उसका सपना था कैलिफोर्निया जाना और पिक्सार में वीडियो गेम और एनिमेटेड फिल्में बनाना। शैली 3 बहनों में सबसे छोटी, यह सपना अपने बचपन से संजोए हुए थी, जो उसने इटली शहर में बिताया था, जो डलास से लगभग 1 घंटे दक्षिण में स्थित है। उसके आसपास के सभी लोग युवा महिला की प्रतिभा को पहचानते थे। 5वीं कक्षा में ही उसने कलाकार बनने की इच्छा व्यक्त की थी। शैली अपना समय अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने के बजाय अपने कमरे में कंप्यूटर पर बिताना पसंद करती थी। यह उसे अधिक आनंद देता था। उसके पास हर चीज को आसानी से चित्रित करने की क्षमता थी। शांत शैली स्कूल के गिरोह में फिट नहीं होती थी, लेकिन वह अपने लक्ष्यों को अच्छी तरह से जानती थी और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। कॉलेज ऑफ आर्ट में उसकी प्रतिभा और मेहनत ने उसे एक बाहरी व्यक्ति से एक सच्चे सितारे में बदल दिया। कई लोग अपनी क्षमताओं की तुलना में उसके कौशल से प्रभावित थे। कॉलेज ऑफ आर्ट में शैली ने अंत में अपना तत्व पा लिया। समान विचारधारा वाले लोगों और उसकी प्रतिभा की सराहना करने वाले लोगों से घिरी हुई। पहले वर्ष में शैली ने टाइलर वार्फी से मुलाकात की। अगली गर्मी में वे एक जोड़ा बन गए। यह रिश्ता शैली की मां के लिए एक आश्चर्य था। उसने पहले नहीं देखा था कि उसकी बेटी ने किसी में दिलचस्पी दिखाई हो। अपने आश्चर्य के बावजूद महिला ने इसे शांति से लिया। शैली अपनी सहपाठी केल्सी तमायो के साथ परिसर के पास एक 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहती थी। शैली अधिक बार बाहर जाने लगी और उसका जीवन बेहतर होता दिखाई दे रहा था। वह अपने सपने की ओर बढ़ रही थी और वास्तव में खुश महसूस कर रही थी। गुरुवार 10 सितंबर को शैली के माता पिता एक सप्ताहांत के लिए येलोस्टोन नेशनल पार्क गए। वे यात्रा के लिए उत्साहित थे, लेकिन अपनी बेटियों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि पिछली सीट पर लड़कियों के बिना यह अजीब तरह से शांत था। यह वार्षिक पारिवारिक परंपरा पहली बार बच्चों के बिना हो रही थी। सिंथिया ने अपनी तीनों बेटियों को संदेश भेजा कि वह और उनके पिता रास्ते में हैं। सबसे बड़ी बेटी रेचल और मध्य बेटी शोना ने जवाब दिया। दोनों ने अपने माता पिता को अच्छा समय बिताने की कामना की और सावधान रहने की चेतावनी दी। हालांकि शैली से कोई जवाब नहीं आया। कई घंटे बीत गए, लेकिन शैली अभी भी जवाब नहीं दे रही थी। सिंथिया चिंतित होने लगी। यह शैली के लिए बिल्कुल असामान्य था। आमतौर पर वह हमेशा जितनी जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वह चुप थी। सिंथिया ने फैसला किया कि उसे किसी को फोन करना चाहिए। शैली की रूममेट के संपर्क विवरण न होने के कारण उसने आर्ट कॉलेज का नंबर डायल किया।
ये जानते हुए कि उसकी बेटी की शुक्रवार को 8:30 बजे कक्षा होनी थी, महिला यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि शैली वहां थी, क्योंकि उसने 24 घंटे से अधिक समय से उससे कुछ नहीं सुना था। कॉलेज ने कक्षा में उसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की। जल्द ही यह पता चला कि शैली वहां नहीं थी। यह पता चला कि वह कक्षा में नहीं आई थी, हालांकि उसे उपस्थित होना चाहिए था। इसके बाद शिक्षकों ने उसकी रूममेट से संपर्क किया, जो एक अलग कक्षा में थी। केल्सी को तुरंत सूचित किया गया कि शैली का पता नहीं चल रहा था। नांस परिवार को आश्वस्त करने के लिए केल्सी को कक्षा के बाद घर भेजा गया था, ताकि वह जांच सके कि शैली ठीक है या नहीं और उसे अपने परिवार से संपर्क करने के लिए कहे। जब केल्सी 3 बजे अपनी रूममेट के बेडरूम में प्रवेश की, तो उसे एक अप्रत्याशित और परेशान करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। जांचकर्ता पॉल एलजी, 30 साल के अनुभव वाले एक स्थानीय कानून प्रवर्तक, घटनास्थल पर पहुंचे। इस शहर में पले बढ़े अनुभवी को डिस्पैचर से केवल एक अपार्टमेंट में एक युवा महिला के मिलने के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिली थी। विवरण उन्हें मौके पर मिलना था। जो उन्होंने देखा वह अनुभवी अधिकारी को भी हिला गया। शैली बिस्तर पर चेहरा नीचे की ओर पड़ी थी। चारों ओर सब कुछ एक त्रासदी की ओर इशारा कर रहा था। यह न केवल घटना के प्रकार के बारे में बताता था, बल्कि अपराधी के व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी देता था। इस तरह की कार्रवाई अक्सर वे लोग करते हैं जो पीड़ित को जानते हैं और व्यक्तिगत कारणों से काम करते हैं। जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं मिले। खिड़कियां और दरवाजे अछूते रहे। जांचकर्ताओं ने सबूत खोजना शुरू किया। अपार्टमेंट में कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे शैली को चोट पहुंचाई जा सकती थी। बिस्तर से विश्लेषण के लिए नमूने लिए गए और पूरे कमरे की अपराधी के निशान के लिए सावधानीपूर्वक जांच की गई। जांचकर्ताओं ने वास्तव में एक खोज की। बाथरूम के सिंक पर उन्होंने एक छोटी बूंद देखी और शौचालय के किनारे पर एक छोटा धब्बा। शैली की जांच करते समय जांचकर्ताओं ने कुछ असामान्य पाया। उसके हाथ पर नीले कपड़े का एक छोटा टुकड़ा चिपका हुआ था, जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा था। इसने भ्रम पैदा किया। इसका स्रोत पूरी तरह से अस्पष्ट था। शैली की स्थिति से न्याय करते हुए घटना हाल ही में हुई थी। जांचकर्ताओं ने घटना का अनुमानित समय निर्धारित करने के लिए युवा महिला के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया। पुलिस ने फोन पर संदेशों और कंप्यूटर पर गतिविधियों की जांच की। इसने घटना की समय सीमा को संकुचित करने की अनुमति दी। गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे तक, ठीक इसी समय शैली के माता पिता यात्रा के दौरान उससे संपर्क करने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे। नांस परिवार ने येलोस्टोन की ओर जाते हुए 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, जब सिंडी को आर्ट कॉलेज से एक परेशान करने वाला फोन आया। कनेक्शन टूट गया था, लेकिन वह अभी भी सुन सकती थी कि शैली के साथ कुछ बुरा हुआ था। मां का दिल डर से सिकुड़ गया। सिंडी, चूने जैसी सफेद, अपने पति की ओर मुड़ी। यह सब क्या मतलब है? उसका जवाब साफ आसमान से बिजली गिरने जैसा लगा। माता पिता के दिमाग में सवाल घूम रहे थे। ऐसा कौन कर सकता था? यह कैसे हुआ? क्यों? बिना किसी हिचकिचाहट के पति पत्नी ने कार मोड़ ली और टेक्सास की ओर तेजी से भागे। इस बीच शैली की पड़ोसी केल्सी ने जांचकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसका शैली के साथ दूसरों की तुलना में अधिक संपर्क था, इसलिए उसके अलीबी की जांच प्राथमिक कार्य बन गया। जांचकर्ता उनके संबंध की प्रकृति और संभावित मोटिव को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। विशेष रूप से उन्हें इस तथ्य में रुचि थी कि केल्सी, जो बगल में रहती थी, ने लंबे समय तक कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था। उसने इसे इस तथ्य से समझाया कि उसने कभी कभी अपने पड़ोसी को दिनों तक नहीं देखा था। उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान केल्सी ने आश्चर्यजनक रूप से शांति बनाए रखी जब उसने बताया कि उसने शैली को कैसे पाया। जांचकर्ता एलसी इस तरह की त्रासदी का सामना करने वाली लड़की की भावनाहीनता से चकित थे। हालांकि केल्सी की कहानी टूटने लगी जब जांचकर्ता एलसी ने उसके बयान में स्पष्ट विसंगतियों की ओर इशारा किया। आप घटना के स्पष्ट संकेतों को कैसे नहीं देख पाए? उन्होंने पूछा, लड़की की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए।
शैली के घर से कुछ भी गायब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति युवा महिला के बेडरूम में घुस गया था। जांचकर्ताओं ने शैली की पड़ोसी केल्सी तमायो से पूछताछ की। वे हैरान थे कि वह अपार्टमेंट में एक दिन कैसे बिता सकती थी बिना बगल के कमरे में कुछ असामान्य देखे। जांचकर्ता पॉल एल्जी ने केल्सी का ध्यान उन विवरणों की ओर आकर्षित किया जिन्हें अनदेखा करना मुश्किल था। पूरे अपार्टमेंट में घटना के निशान दिखाई दे रहे थे। उन्हें कैसे नहीं देखा जा सकता था? केल्सी का स्पष्टीकरण अविश्वसनीय लग रहा था। उसने जांचकर्ता को बताया कि उसने सिंक पर कुछ असामान्य देखा था, लेकिन इसे कोई महत्व नहीं दिया। अपनी कहानी में असंगतियों के बावजूद केल्सी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार थी। हालांकि पुलिस के पास अभी भी कुछ चीजें जांचने के लिए थीं। जांचकर्ताओं का मानना था कि अगर शैली ने प्रतिरोध किया होता तो अपराधी के पास संघर्ष के संकेत हो सकते थे। केल्सी पर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन इसने उसे संदेह से मुक्त नहीं किया। उसे जाने देने से पहले उसे विश्लेषण के लिए डीएनए नमूना देने के लिए कहा गया। शैली की खोज के कुछ घंटों बाद लेक हालेंस के निवासियों के बीच यह चौंकाने वाली खबर फैल गई। घटना एक आवासीय परिसर में हुई जहां 8 कॉलेज के अन्य छात्र भी रहते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी परेशान थे। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए कठिन था जो शैली के साथ बचपन से लेकर उसके अंतिम दिनों तक दोस्त थे। प्रचलित अफवाहों और अनिश्चितता ने केवल नुकसान की कड़वाहट को बढ़ा दिया। निवासी भ्रमित थे। किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव में क्या हुआ था। जब समाज शैली के बारे में दुखद समाचार को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था, जांचकर्ताओं ने युवा महिला के निकटतम परिवेश से पूछताछ शुरू कर दी। विशेष ध्यान उसके प्रेमी टाइलर वॉर्फी पर दिया गया। जांचकर्ता शैली के जीवन का एक पूर्ण चित्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। उसके परिचित, मित्रता संबंध और रोमांटिक संबंध। जब टाइलर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया, जांचकर्ता एल्जी ने उसकी सामान्य उपस्थिति पर ध्यान दिया। युवक एक शांत व्यक्ति का प्रभाव डालता था, जो पहली नजर में कोई नकारात्मक भावनाएं नहीं जगाता था। टाइलर ने बताया कि शैली के गायब होने के दिन वह सुबह 9 बजे के आसपास कॉलेज गया था और लगभग पूरा दिन वहीं बिताया था। उनका रिश्ता केवल 2 महीने पुराना था, जो एलजी को आश्चर्यचकित कर गया। युवक ने स्वीकार किया कि उसने शैली को एक बार चुंबन किया था, लेकिन ज्यादातर वे केवल हाथ पकड़े रहते थे। जांचकर्ता का ध्यान टाइलर के शरीर पर खरोंचों की ओर आकर्षित हुआ, जो उसके शांत स्वभाव के साथ असंगत लग रहे थे। टाइलर ने खरोंचों की उपस्थिति को एक तंत्रिका संबंधी आदत से समझाया, जिसमें वह खुद को खरोंचता था। एलजी ने दबाव बढ़ाया और केल्सी के साथ बातचीत की तुलना में कठोर प्रश्न पूछे। लंबी पूछताछ के बावजूद टाइलर अपनी निर्दोषिता पर जोर देता रहा। उसने डीएनए नमूना देने के लिए सहमति दी और अपने घर की तलाशी की अनुमति दी। एलजी उस अपार्टमेंट में गए जहां टाइलर अपने रूममेट डेनियल विलियम के साथ रहता था। दोनों तलाशी के दौरान मौजूद थे। टाइलर के कमरे की तलाशी के दौरान अधिकारियों ने लगभग तुरंत एक अप्रत्याशित खोज की। उन्होंने ब्लेड हथियारों से भरा एक बॉक्स पाया, एक वास्तविक शस्त्रागार। वहां तलवारें, थ्रोइंग स्टार और चाकू थे। इतना बड़ा संग्रह एक गंभीर शौक की ओर इशारा करता था। टाइलर ने समझाया कि वह इन वस्तुओं को रुचि के कारण इकट्ठा करता था। शैली के गायब होने की परिस्थितियों को देखते हुए यह खोज पुलिस को संदिग्ध लगी। फिर जांचकर्ता बाथरूम में प्रवेश किया और दहलीज पर ठिठक गया। सिंक में उसने एक प्लास्टिक बैग देखा जिस पर स्पष्ट रूप से कुछ बाल चिपके हुए थे। बैग पर लाल धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। एलजी इसे करीब से जांचने के लिए नजदीक गए। जब टाइलर को इस खोज का सामना करना पड़ा तो उसने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करना बंद कर दिया, सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया और एक वकील की मांग की। युवक ने दावा किया कि बैग उसे फंसाने के लिए रखा गया था और उसे इसके मूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जांचकर्ताओं को पाए गए जैविक पदार्थ की प्रकृति के बारे में संदेह था, लेकिन पुष्टि के बिना वे कार्रवाई नहीं कर सकते थे। गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे
और जांचकर्ताओं को टाइलर की स्वतंत्रता को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने विशेषज्ञों से सबूतों का तत्काल विश्लेषण करने का अनुरोध किया और परिणामों की प्रतीक्षा की। यहां तक कि त्वरित प्रक्रिया के साथ भी जांच में कई सप्ताह तक लग सकते थे। जांचकर्ताओं ने टाइलर के पड़ोसी डेनियल विलियम से पूछताछ करने का फैसला किया। डेनियल का अपना बाथरूम था और उसने दावा किया कि उसने कभी टाइलर का बाथरूम इस्तेमाल नहीं किया था और वहां पाए गए पैकेट के मूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डेनियल पुलिस स्टेशन पर बयान देने के लिए सहमत हो गया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उम्मीद थी कि वे उससे टाइलर के बारे में नई जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने पूछा कि डेनियल मंगलवार को कहां था। उसने जवाब दिया कि वह एक स्टारबक्स कैफे गया था और फिर व्हाइट रॉक लेक पर एक दुकान पर गया था। डेनियल के अनुसार उसने टाइलर को उस दिन की सुबह देखा था जब शैली गायब हो गई थी। उनके रास्ते एक दूसरे को पार नहीं कर सकते थे। हालांकि उसने रात 10 बजे अपने पड़ोसी को पिकअप किया और उसे कॉलेज से घर छोड़ा। बातचीत के बाद डेनियल ने एक डीएनए नमूना दिया और उसे छोड़ दिया गया। एकत्र किए गए सभी नमूनों की जांच के परिणामों के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। त्रासद घटना के एक सप्ताह बाद रिश्तेदारों ने शैली को अलविदा कहा। समारोह में कई लोग एकत्र हुए, लेकिन एक व्यक्ति गायब था। शैली के रिश्तेदारों ने उसके प्रेमी टाइलर से न आने का अनुरोध किया था। अगले दिन आर्ट कॉलेज में एक स्मरणोत्सव के दौरान नांस दंपति ने घटना के बाद पहली बार टाइलर से मुलाकात की। वह उनकी ओर बढ़ा, लेकिन माता पिता उससे हाथ नहीं मिला सके क्योंकि वे उस पर घटना में शामिल होने का संदेह करते थे। जल्द ही जांचकर्ताओं को टाइलर के बाथरूम से जैविक निशानों के विश्लेषण के परिणाम मिले। जांच से पता चला कि वे शैली नांस के थे। ये टाइलर के खिलाफ निर्णायक सबूत बन गया और वह मुख्य संदिग्ध बन गया। जांच सही दिशा में जा रही लग रही थी। विश्लेषण के परिणामों ने शैली की पड़ोसी केल्सी तमायो को भी बरी कर दिया। जांचकर्ताओं ने उस समय अवधि को निर्धारित किया जिसमें दुर्घटना हुई थी। केल्सी के पास उस समय के लिए एक अलीबी था। वह कॉलेज में थी और घर पर नहीं हो सकती थी। विशेषज्ञों ने शैली के अपार्टमेंट में पाए गए नीले पदार्थ की जांच की। युवा महिला के हाथ पर मिला टुकड़ा एक चिकित्सा दस्ताने का हिस्सा निकला। इससे संकेत मिला कि घटना पूर्व नियोजित थी और आवेग में नहीं हुई थी। जांचकर्ताओं को अब पता था कि उन्हें किस दिशा में आगे जांच करनी है। दस्तानों के मूल और उनके मालिक का पता लगाना आवश्यक था। अपार्टमेंट से लिए गए सभी डीएनए नमूने स्वयं शैली के थे। पुलिस के पास टाइलर को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति का कोई सबूत नहीं था। जांचकर्ताओं को सावधानी और ध्यान से आगे बढ़ना था। उनके पास केवल एक मौका था और एक गलती न केवल मामले को बल्कि उनके करियर को भी खतरे में डाल सकती थी। टाइलर और डेनियल ने बाथरूम में पैकेट के बारे में कुछ भी जानने से इनकार किया। हालांकि जब अपार्टमेंट तक अजनबियों की पहुंच के बारे में पूछा गया तो डेनियल ने सकारात्मक उत्तर दिया। उनका एक तीसरा रूममेट था, इसाक ओल्सेन, जो घटना से ठीक पहले चला गया था, लेकिन उसके पास अभी भी चाबी थी। डेनियल के अनुसार इसाक शैली में रुचि रखता था। पुलिस ने इस युवक से पूछताछ करने का फैसला किया। उसने स्वेच्छा से सहयोग किया, सभी सवालों के जवाब दिए और कुछ जानकारी साझा की। जांचकर्ता उसके शैली के साथ संबंध में रुचि रखते थे। यह पता चला कि इसाक वास्तव में युवा महिला को पसंद करता था। हालांकि जब वह टाइलर के साथ डेटिंग शुरू कर दी तो उसने अपने दोस्त के प्रति सम्मान से खुद को पीछे हटा लिया। इसाक ने घटना के दिन के लिए एक अलीबी प्रदान किया और डीएनए विश्लेषण के लिए सहमति दी। हालांकि उसकी कहानी में कुछ ऐसा था जिसने जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। इसाक ने टाइलर के प्रति डेनियल के अजीब व्यवहार का उल्लेख किया। उसके शब्दों के अनुसार डेनियल टाइलर के जीवन को अत्यधिक नियंत्रित करता था। टाइलर कार नहीं चलाता था और डेनियल उसे हर जगह ले जाता था, खाना पकाता था, कपड़े धोता था और उसके मामलों की देखभाल करता था। इस दौरान वह कुछ लोगों से टाइलर की कृतज्ञता की शिकायत करता था। यह इसाक को इतना अजीब लगा कि उसने चले जाने का फैसला किया।
उसने दावा किया कि टाइलर में डेनियल की रुचि सामान्य दोस्ती से परे थी। यह निश्चित रूप से जांचकर्ताओं को आकर्षित करता था। इसाक के शब्दों में कुछ भी ऐसा नहीं था जो घटना में उसकी संलिप्तता पर संदेह जगा सके। उसके पास एक विश्वसनीय अलीबी था और कोई स्पष्ट मकसद नहीं था। हालांकि टाइलर और डेनियल के बारे में जानकारी की गहन जांच की आवश्यकता थी। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। शैली की मां को याद आया कि उसकी बेटी ने डेनियल की आक्रामकता के बारे में कैसे बताया था। वह हर जगह उनका पीछा करता था, जैसे एक परछाई। चाहे वह सिनेमा जाना हो या घर पर गेम नाइट, डेनियल हमेशा आसपास होता था। शैली को उसका व्यवहार अजीब लगता था और उसकी उपस्थिति में असहज महसूस करती थी। इस जानकारी ने जांचकर्ताओं को डेनियल पर फिर से करीब से नजर डालने के लिए प्रेरित किया। उसके कार्यों के संभावित कारणों के बारे में अनुमान लगाए गए। क्या उसके पास नकारात्मक भावनाएं थीं क्योंकि टाइलर शैली के साथ अधिक समय बिता रहा था, या शायद दोनों ने युवा महिला को हटाने का फैसला किया था ताकि वह उनके रिश्ते में बाधा न बने। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जांचकर्ताओं ने शैली की पड़ोसी केल्सी तमायो से फिर से बात करने का फैसला किया। केल्सी ने इसाक के बयान की पुष्टि की। उसके अवलोकन के अनुसार डेनियल टाइलर और शैली के बीच के रिश्ते से पूरी तरह से ग्रस्त था। उनके रोमांस पर उसकी प्रतिक्रिया असामान्य लग रही थी। इसके अलावा केल्सी ने बताया कि शैली के गायब होने के दिन डेनियल ने उससे संपर्क करने की जिद की थी। उसने उसे संदेशों से भर दिया और मिलने और बात करने पर जोर दिया। फिर अचानक उसने संपर्क तोड़ दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि डेनियल ने हाल ही में केल्सी की कार उधार ली थी। उसने उसे कार की चाबियां दी थीं और चाबी के गुच्छे पर उसके अपार्टमेंट की चाबी भी थी। इस जानकारी ने जांचकर्ताओं को डेनियल से फिर से बात करने का विचार दिया। नए बातचीत के दौरान यह पता चला कि डेनियल ने नौसेना में सेवा की थी, लेकिन जल्द ही किसी समस्या के कारण सेवा छोड़ दी। वह टाइलर की देखभाल करता था जो उससे काफी छोटा था। इससे कुछ विचार उत्पन्न हुए। यदि डेनियल टाइलर की देखभाल कर रहा था तो संभवतः वह उसके कार्यों को छिपा सकता था। पुलिस द्वारा खोजा गया एक नया सबूत दोनों पड़ोसियों के लिए निर्णायक साबित हुआ। 2009 के शरद ऋतु के अंत में शैली नांस के गायब होने के लगभग 2 महीने बाद भी अपराधी अभी तक अज्ञात था। संदिग्धों का दायरा 2 व्यक्तियों तक सीमित हो गया था, शैली का प्रेमी टाइलर वॉर्फी और उसका पड़ोसी डेनियल विलियम। घटना का कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। जांचकर्ताओं ने डेनियल से फिर से पूछताछ करने का फैसला किया। बातचीत के दौरान टाइलर के साथ उसके संबंध की स्थिति आखिरकार स्पष्ट हो गई। डेनियल ने स्वीकार किया कि वह टाइलर और शैली के बीच रोमांस के विकास से नाराज था। इस रिश्ते की शुरुआत के साथ टाइलर कम समय घर पर रहता था, जिससे डेनियल के साथ उसकी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जांचकर्ताओं ने युवक से शैली के गायब होने के दिन अपनी स्थिति को एक बार फिर याद करने के लिए कहा। कहानी की शुरुआत पिछले बयानों से मेल खाती थी, लेकिन फिर घटनाओं का संस्करण बदल गया। मूल रूप से डेनियल ने दावा किया था कि उसने एक स्टारबक्स कैफे और फिर व्हाइट रॉक लेक की दुकान का दौरा किया था। हालांकि इस बार उसने एक और तथ्य का उल्लेख किया जो उसने पहले छिपाया था। वह एक फोटोग्राफर के घर गया था जिसे उसकी तस्वीरें खींचनी थीं। एक आश्चर्यजनक संयोग से वह शैली के समान परिसर में रहती थी। फोटोग्राफर के साथ मुलाकात नहीं हुई और डेनियल ने उसे देखा भी नहीं। पुलिस की नजर में डेनियल टाइलर के एक साधारण परिचित से मुख्य संदिग्ध बन गया। यह पता चला कि गायब होने के समय वह आवासीय परिसर में था और अपनी गलती को पहचानने के बाद उसने इसे छिपाने की कोशिश की। जांचकर्ताओं को घटनास्थल पर डेनियल की उपस्थिति के सबूत की आवश्यकता थी। उन्हें सुपरमार्केट के निगरानी कैमरों से फुटेज प्राप्त करने में सफलता मिली। वीडियो में डेनियल को दुकान में घूमते और कुछ ढूंढते हुए देखा जा सकता था। डेनियल ने वास्तव में हेयर डाई खरीदी थी। एक और खरीद ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया। चिकित्सा दस्तानों का एक पैकेट। यह एक सबूत बन सकता था क्योंकि शैली के कपड़ों पर इसी तरह के दस्ताने का एक टुकड़ा पाया गया था। सामग्री का एक छोटा टुकड़ा
डेनियल के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा था। यह 1 सेंटीमीटर से भी कम लंबा कपड़े का टुकड़ा जो गायब व्यक्ति के कपड़ों पर पाया गया था, विशेषज्ञों के अनुसार डेनियल के दस्तानों में से एक का हो सकता था। आवश्यक सबूत मिल गया था और मकसद स्पष्ट हो गया था। अविश्वसनीय रूप से सब कुछ होने का कारण ईर्ष्या था। डेनियल के टाइलर के प्रति गहरी भावनाएं थीं। वह इस बात से निपट नहीं सकता था कि पड़ोसी शैली को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। त्रासद घटना के 2 महीने बाद 4 नवंबर को डेनियल विलियम को हिरासत में ले लिया गया। अदालत की सुनवाई में उसने खुद को निर्दोष बताया, जबकि अभियोजन पक्ष ने घटनाओं का अपना संस्करण प्रस्तुत किया। घटना से 1 सप्ताह पहले केल्सी ने उसे कार की चाबियां दी थीं। चाबी के गुच्छे में उसके अपार्टमेंट की चाबी भी थी। डेनियल ने एक प्रतिलिपि बनाई। फिर 10 सितंबर की सुबह उसने एक सुपरमार्केट का दौरा किया जहां उसने दस्ताने खरीदे। पूरे समय वह शैली की पड़ोसी के साथ पत्राचार कर रहा था, उसके स्थान और घर लौटने की योजनाओं के बारे में पूछताछ कर रहा था। जब उसे पता चला कि शैली अकेली थी और संभवतः सामान्य से देर से जागेगी, डेनियल ने अपनी योजना को अमल में लाने का मौका देखा। वह जानता था कि वह बेडरूम में थी। चाबी की मदद से वह घर में घुस गया और अपराध किया। यह चरम क्रूरता की अभिव्यक्ति थी। अपराध का हथियार कभी नहीं मिला। हालांकि यह पता चला कि डेनियल वहीं नहीं रुका। उसका इरादा टाइलर से उसके तिरस्कारपूर्ण रवैये के लिए बदला लेने का था। डेनियल ने सबूतों को एक प्लास्टिक बैग में इकट्ठा किया जिसे वह अपने साथ ले गया। संभवतः उसने बैग को टाइलर के बाथरूम में छोड़ दिया ताकि उस पर संदेह किया जा सके। हालांकि उसने नहीं देखा कि उसने घटनास्थल पर दस्ताने का एक टुकड़ा छोड़ दिया था। 2 साल बाद 4 नवंबर 2011 को डेनियल विलियम को अपने कृत्य के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। टाइलर वॉर्फी के खिलाफ सभी आरोप हटा लिए गए। कानून प्रवर्तन और अभियोजन संतुष्ट थे कि दोषी को दंडित किया गया था। अगर इसके बजाय टाइलर को दोषी ठहराया जाता तो डेनियल जिम्मेदारी से बच सकता था। अदालत के फैसले ने लेक हालेंस के निवासियों को कुछ राहत दी, लेकिन यह उनकी सुरक्षा की भावना को पूरी तरह से बहाल नहीं कर सका। सबसे गंभीर परिणाम यह था कि इस तरह की घटनाओं का लंबे समय तक प्रभाव रहता है। युवा महिला के त्रासद भाग्य ने उसके परिवार और सभी शहर के निवासियों के बीच डर पैदा कर दिया। नांस के रिश्तेदार समय के साथ नुकसान को स्वीकार कर पाए। उन्होंने राहत के साथ अपराधी की गिरफ्तारी के बारे में सुना। अब वह अन्य लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह शैली को वापस नहीं ला सकता। गहरे दर्द के बावजूद सिंथिया कला के माध्यम से शैली की स्मृति को संरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसके भविष्य के सपने थे जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकी। सिंथिया ने अन्य युवा लोगों की मदद करने का फैसला किया जो उसकी बेटी की तरह ही आकांक्षाएं रखते हैं। शैली नांस के परिवार ने उसके सम्मान में हाई स्कूल के स्नातकों के लिए एक स्मारक छात्रवृत्ति की स्थापना की जो कला कॉलेज में आवेदन कर रहे हैं।